नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई मंत्री परिषद की बैठक, शामिल होंगे सभी मंत्री। जी हां दोस्तों, मोदी मंत्री परिषद की बैठक के लिए तारीख और समय तय हो गया है। यह बैठक 30 जून को शाम 5 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्री परिषद की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और सभी राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हाल के दिनों में मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी लगातार चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स में संभावित मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही नए चेहरों को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। 27 संभावित नेताओं के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की राहत पैकेज की घोषणा, किए गए 8 बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की है। कोरोना महामारी से पूरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने एक राहत के तौर पर इस पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए 8 राहत उपायों की घोषणा की। इन 8 उपायों में से 4 ऐलान नए किए गए हैं। दरअसल दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड प्रभावित सेक्टरों के 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान कर दिया। इस स्कीम के तहत हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके तहत 100 करोड़ तक का लोन 7.95% ब्याज पर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों वित्त मंत्री ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि लोन गारंटी स्कीम एक नई स्कीम है जो इससे 50 लाख लोगों को फायदा देगी। वहीं दोस्तों इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने पर 93,869 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं दोस्तों वित्त मंत्री ने टूरिस्ट को लेकर भी नई घोषणाएं की है। कोरोना की मार से टूट चुके टूरिज्म सेक्टर के लिए मोदी सरकार पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी करेगी। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक टूरिस्ट को केवल एक बार इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इसके अलावा गाइडों को भी 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बच्चों में फैल रहा है कोरोना। सीरो सर्वे में मुंबई के 50% बच्चों में संक्रमण मिला, ज्यादातर की उम्र 10 से 14 साल। जी हां दोस्तों, तीसरी लहर के खतरे के बीच मुंबई से एक बेहद हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। यहां करीब 50% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। यह खुलासा सोमवार को IBMC के चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन बच्चों में एंटीबॉडी मिली है वे कभी न कभी कोरोना से संक्रमित रह चुके हैं। विशेषज्ञों की माने तो यह एक राहत वाली बात भी है। एंटीबॉडी बन जाने के कारण तीसरी लहर के दौरान इन बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो गया है। सर्वे के मुताबिक 10 से 14 साल के 53.43% बच्चे संक्रमित हुए हैं। मुंबई नगर पालिका यानी कि BMC के आदेश पर मुंबई में 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 के बीच चौथा सीरो सर्वे BYL नायर हॉस्पिटल और कस्तूरबा मोलेकुलर डायग्नोस्टिक की ओर से किया गया था। इस सर्वे में 18 साल से कम उम्र के कुल 2176 बच्चों को शामिल किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विवाद के बाद वेबसाइट से देश का गलत नक्शा हटाया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया था ट्विटर ने। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का नक्शा दुरुस्त कर लिया है। पहले दिए नक्शे में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला सामने आने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया, ट्विटर को नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली। विवाद बढ़ने के बाद सोमवार देर शाम ट्विटर ने अपनी गलती सुधार ली। इससे पहले ट्विटर ने शुक्रवार को भारत के कानून और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। हालांकि इसके लिए ट्विटर ने कहा कि हमने यह कदम कॉपीराइट पॉलिसी के तहत लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल के गवर्नर पर बड़ा आरोप। ममता बनर्जी ने कहा जगदीप धनखड़ भ्रष्ट व्यक्ति, उनका नाम 1996 के हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था।
जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति है। उनका नाम 1996 के हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था। मैंने उन्हें हटाने के लिए 3 बार लेटर भी लिखे। ममता के आरोपों पर कुछ ही देर बाद राज्यपाल धनखड़ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक तौर पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सनसनी फैलाने के लिए गलत जानकारी देंगी। किसी चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, यह गलत सूचना है। मैंने हवाला चार्जशीट में किसी कोर्ट से स्टे नहीं लिया है क्योंकि ऐसी कोई चार्जशीट थी ही नहीं। राज्यपाल ने कहा कि सभी आरोप झूठे और गलत हैं। जैन हवाला केस में कोई दोषी नहीं है। उन्होंने महामारी के समय अपनों को रेवड़ी बांटी है। मैं ममता बनर्जी को छोटी बहन मानता हूं। उन्होंने जो कहा वह सच से परे है। यशवंत जी हवाला केस में चार्जशीट में थे, इसलिए ममता बनर्जी को उनसे चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी योजना। सितंबर में मुजफ्फरनगर से होगी शुरुआत। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़ा प्रचार अभियान चलाने की रणनीति तैयार की है। महीने भर से इसकी तैयारी चल रही है और अब 2 जुलाई को मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक में इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। दोस्तों, मिशन यूपी उत्तराखंड के तहत किसान मोर्चा चरणबद्ध तरीके से दोनों राज्यों के गांव-गांव तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिसकी शुरुआत सितंबर से पहले हफ्ते में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी किसान रैली से होगी। दोस्तों, 2 जुलाई की बैठक में योजना पर मोहर लगाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता अगले दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मिशन यूपी उत्तराखंड का ऐलान करेंगे। सितंबर में होने वाली बड़ी किसान पंचायत के अलावा पूरी योजना का खुलासा किया जाएगा। दिल्ली के बाद लखनऊ और देहरादून में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना है। एक सूत्र के मुताबिक जुलाई और अगस्त में यूपी उत्तराखंड के हर जिले में किसान मोर्चा के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद सभाएं की जाएंगी। दर्जन भर बड़ी रैलियां करने की भी योजना है। इसके अलावा छोटी छोटी सभाओं और ट्रैक्टर यात्राओं का भी प्लान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद देने की मांग। राहुल गांधी बोले ये उनकी जरूरत है, अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि पेट्रोल डीजल से जो टैक्स वसूली की जा रही है उससे कोरोना पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये उनकी जरूरत और अधिकार है। राहुल ने केंद्र से कहा कि आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पेट्रोल डीजल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है। ये उनकी जरूरत है, अधिकार है। आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स में काफी ज्यादा वृद्धि कर दी है और हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा मोटर्स 2025 तक उतारेगी 10 नई ई व्हीकल्स। चार्जिंग इंफ्रा पर कंपनी करेगी बड़ा निवेश। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर से बड़ा कदम उठाने जा रही है। टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने का कहना है कि घरेलू बाजार में 2025 तक कंपनी 10 नए बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल उतार देगी। कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को सस्टेनेबल मोबिलिटी यानी कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आगे बढ़ाएगी। शेयरधारकों को अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन में हमारा मकसद दुनिया की प्रमुख कंपनियों में शामिल होना है। इसी को देखते हुए कंपनी सेल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौतों पर संभावनाएं तलाश रही है। चंद्रशेखरन ने कंपनी की 2020-21 की सालाना रिपोर्ट में शेयरधारकों को बताया कि इस साल भारत में कंपनी का इलेक्ट्रिकल व्हीकल पोर्टफोलियो दुगना होकर 2% हो गया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में इसमें तेजी से इजाफा होगा। टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में इस बदलाव की अगुवाई करेगी। 2025 तक टाटा मोटर्स के पास 10 नई बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगी। इस ग्रुप के तौर पर हम देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए निवेश करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के चलते यूएई में अभी भी नहीं होगी भारतीय विमानों की एंट्री, बैन रहेगा बरकरार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप फिलहाल पूरी दुनिया में बरकरार है। इसी के चलते कई देशों ने अन्य देशों की फ्लाइट्स की एंट्री पर भी बैन लगा रखा है। इसी क्रम में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया से एंट्री पर बैन लगाए रखने का फैसला किया है। जनरल सिविक एविएशन अथॉरिटी (GCAA) ने रविवार को जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान समेत 13 देशों से
एंट्री पर बैन लगा हुआ है। इससे पहले 19 जून को दुबई ने कहा था कि पिछले 14 दिन में जो लोग भारत, नाइजीरिया या दक्षिण अफ्रीका से वहां जाएंगे उनके लिए बैन में 23 जून के बाद ढील दी जाएगी। दुबई के मुताबिक भारत और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले ऐसे लोगों को एंट्री दी जाएगी जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, और नाइजीरिया से पिछले 48 घंटे में नेगेटिव टेस्ट होने वाले लोगों को भी एंट्री दी जाएगी। GCAA ने बैन जारी रहने की बात कही है, लेकिन दुबई के ऐलान पर कुछ नहीं कहा है। वहीं दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने ट्विटर पर बताया कि 7 जुलाई से भारत से फ्लाइट उपलब्ध है, लेकिन यह बदल सकता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 18,11,79,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 39,25,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, इटली आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,02,79,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,96,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में भारत में 46,148 नए केस सामने आए हैं। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, असम आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत ने परमाणु क्षमता से लैस अग्नि P मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 2000 किलोमीटर तक हमला करने में है सक्षम। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने परमाणु क्षमता से लैस अगली पीढ़ी की मिसाइल अग्नि P का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में सुबह 10:55 पर किया। अग्नि P मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 किमी से 2000 किलोमीटर है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो लगभग 1000 किलोमीटर का पेलोड या परमाणु शस्त्र ले जा सकती है। डबल स्टैंड वाली मिसाइल अग्नि 1 की तुलना में हल्की और अधिक पतली होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने वालों को नहीं मिलेगा यूरोप का ग्रीन पास, आधार पूनावाला ने कहा जल्द निकालेंगे इसका हल। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। हालांकि इस बीच खबर है कि कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों को यूरोपीय संघ के देश से अपने यहां आने की इजाजत नहीं देंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि मुझे एहसास है कि बहुत से भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली है उन्हें यूरोपीय संघ की यात्रा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसे उच्चतम स्तर पर उठाऊंगा और उम्मीद है कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। नियामक और राजनयिक दोनों स्तर पर इसका हल निकाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, हफ्ते के पहले दिन सोने के दाम बढ़े, चांदी हुई 67,000 के पार। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती के कारण भारतीय सराफा बाजार में भी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि 28 जून 2021 को सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,221 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, वहीं चांदी 66,854 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं दोस्तों आज की बात की जाए तो आज सोना 116 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 46,337 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 161 रुपए की बढ़त के बाद 67,015 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1782 प्रति औंस जबकि चांदी $26.13 प्रति औंस पर पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और लक्षद्वीप में आंधी के साथ छिटपुट हल्की वर्षा हुई है। वहीं दोस्तों बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मध्य
प्रदेश, गुजरात क्षेत्र के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और उत्तरी तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्सों, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, बिहार के उत्तरी जिलों, पश्चिम बंगाल, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन, एक मूक बधिर समेत 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, यूपी में धर्म परिवर्तन मामले में मौलाना उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपियों के नाम मुन्नू यादव उर्फ अब्दुल मुन्नान, राहुल भोला और इरफान है। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम निवासी मुन्नू यादव उर्फ अब्दुल मुन्नान मूक बधिर है। इसके परिवार ने मौलाना उमर गौतम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने 21 जून को देश में बड़े पैमाने पर चल रहे धर्म परिवर्तन के रैकेट का खुलासा किया था। एडीजी ने कहा कि 2 जून को टाडसना के एक मंदिर में 2 लोगों ने अवैध रूप से घुसने की कोशिश की, जिसे वहां के लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम विपुल विजयवर्गीय और काशिक बताया। जांच में पता चला कि वे दोनों सुनियोजित तरीके से देश में एक खास मजहब में लोगों को कन्वर्ट कराने के रैकेट से जुड़े हैं। ऐसा करने के लिए वे लोगों को लालच और आश्वासन देकर बहकाते हैं। इस काम के लिए उन्हें देश विदेश से करोड़ों रुपए का फंड भी मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने लिया हमले का बदला, ईरान समर्थित मिलिटिया के इराक और सीरिया स्थित ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका की यह कार्रवाई मिलिशिया द्वारा किए गए ड्रोन हमलों का जवाब है, जिसके तहत अमेरिकी सुरक्षा बलों और इराक स्थित उनके सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था। अमेरिकी सेना ने एक बयान में कहा कि सीरिया में 2 स्थानों और इराक में एक स्थान पर ऑपरेशन और हथियार भंडारण परिसरों पर एयर स्ट्राइक की गई। समाचार वेबसाइट वियोन में छपी खबर के अनुसार अमेरिकी सेना ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस एयर स्ट्राइक में किसी की मौत या फिर कोई घायल हुआ है या नहीं, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि आकलन जारी है। ये हवाई हमले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर किए गए हैं। करीब 5 महीने पहले राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाले बाइडेन ने दूसरी बार ईरान समर्थित मिलिशिया पर सीधे हवाई हमले करने का आदेश दिया है। इससे पहले फरवरी में एयर स्ट्राइक की गई थी। वहीं दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्हाइट हाउस ने एयर स्ट्राइक को लेकर कोई टिप्पणी करने से अभी इनकार कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इराक में अमेरिकी सैनिकों और प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों में ईरान का हाथ है। नाम न बताने की शर्त पर 2 अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी राइटर्स को बताया कि अप्रैल से इराक में स्थित अमेरिकी गठबंधन वाले सैनिकों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए ईरान समर्थित मिलिशिया ने कम से कम 5 ड्रोन हमले किए हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनकी संख्या लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।